रिसेंटली जिन बच्चों ने अभी 10th क्वालिफाई किया है उनके लिए भी एक ये रहता है कि हम कौन से सब्जेक्ट ले लें, क्या हम एमबीबीएस में जाएं या इंजीनियरिंग में जाएं, हम सिविल सर्विस में क्या है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विस एक बहुत अच्छा करियर है, कि अगर वो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं वो 11th से ही ऐसे सब्जेक्ट ले लें, खासकर जो जनरल स्टडीज़ में है, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो या जिनका ज्योग्राफी हो, तो इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं और इन सब्जेक्ट्स को बड़े सीरियसली पढ़ सकते हैं, ताकि 11th और 12th उसके बाद ग्रेजुएशन के 3 साल, इन 5 सालों में वो आईएएस की तैयारी करें और जो ही इंशाल्लाह वो ग्रेजुएट होंगे तो वो इस एग्जाम के लिए अपियर होंगे। लिहाजा उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जिन बच्चों ने रिसेंटली 10th पास किया है या जिन्होंने 12th पास किया है, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस एग्ज़ाम के बारे में जान लें। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले इस एग्ज़ाम में ये जानना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करेंगे तो आप क्या बनेंगे, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लिहाजा जानिए इस सिविल सर्विस के बारे में, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो वीडियो है सिविल सर्विस के बारे में है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किया है, जो कॉलेज जाना चाहते हैं, या वो बच्चे जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है और स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नेशनल लेवल पे क्वालिफाई करता है तो इंसान आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और बाकी जो अलाइड सर्विसेज हैं, 20 से ज़्यादा अलाइड सर्विस है, उनमें चला जाता है। लेकिन अगर स्टेट लेवल पे क्वालिफाई करता है तो केएएस, कश्मीर अकाउंट्स, जम्मू कश्मीर अकाउंट सर्विस और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस में जाता है। तो डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक लेमेन्स अंदाज में ऐसे बताऊं कि अगर जो बंदा आज सिविल सर्विस क्वालिफाई करेगा, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करेगा, जिस पोस्ट पे वो आज होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, या उर्फ आम हम ये बताएं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, केएएस का, उस पोस्ट पे 20 साल के बाद होगा। जिन लोगों की जो बिगनर्स हैं वो जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट का होता है या जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट का होता है, बेसिकली उन्होंने यही एग्जाम क्वालिफाई किए होते हैं। तो आप भी इस एग्ज़ाम के बारे में जानिए, इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है। सबसे बेसिक जो एलिजिबिलिटी इस एग्ज़ाम की है वो है ग्रेजुएशन, और इसमें मार्क्स की कोई बंदिश नहीं है। जो भी बंदे ग्रेजुएट हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो जो इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो भी बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल का ही सिलेबस है, इवन कि उससे भी जो बाकी क्लासेस हैं उन क्लासेस का सिलेबस है। इसका ये जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है ये 3 स्टेप से 3 स्टेज एग्ज़ाम है। पहला स्टेज जो इसका है उसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा स्टेज मेंस होता है, और तीसरा स्टेज जो लास्ट स्टेज है उसको हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसका है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर को हम जीएस जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, दूसरा पेपर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है। जो जनरल स्टडीज़ है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 में से आपका जो मेरिट है वही डिसाइड होता है। और जो सीसैट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन वगैरह है, तो ये बेसिकली जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं। इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो है जनरल स्टडीज पेपर। लेकिन अगर किसी को सीसैट क्वालिफाई नहीं होता है तो उसका जनरल स्टडीज काउंट नहीं होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है अपीयर होने के लिए वो 21 साल है, और अभी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 32 अपर लिमिट है, 32 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो लिमिट अटेम्प्ट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए अभी जो अटेम्प्ट्स हैं वो 6 अटेम्प्ट्स हैं, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स दे सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं तो आप पहले ही शुरुआत करें ताकि आप यंग एज में क्वालिफाई करें। अगर आप यंग एज में क्वालिफाई करेंगे तो आपकी आप लाइफ में ऐसे जो हाईएस्ट पोस्ट होता है गवर्नमेंट का वो है कैबिनेट सेक्रेटरी, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, तो वहां तक भी पहुंच सकते हैं। जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो भी हम में से ही लोग होते हैं, वो भी जो यंग लोग क्वालिफाई करते हैं, या जो लोग जो आपने भी देखा होगा कि हमारे इस जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं।
ये लिहाजा ये एक रियलिटी है इस एग्जाम की, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। प्रीलिम्स और मेंस, जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और जो मेंस है वो सब्जेक्टिव एग्जाम है। अगर हम प्रीलिम्स में देखेंगे जो ब्रॉड एरियाज है, प्रीलिम्स जिसका जनरल स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो ब्रॉड एरियाज हैं वो है करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इसी तरह जनरल साइंस, बेसिक साइंस है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये बेसिक चीजें हैं। जो मेंस में यही चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन मेंस में एक पेपर है एथिक्स जो ऐड होता है और एसे जो ऐड होता है। उसके बाद उसके अलावा मेंस में ऑप्शनल है, जो कोई भी एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो अपनी चॉइस का होगा उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस में आएंगे। कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, अक्सर बच्चे करते हैं कि वो पहले प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी बाद में करते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। वो इसलिए नहीं है, आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और आप क्वालिफाई भी करते हैं इस एग्जाम को, जो गैप होगा प्रीलिम्स और मेंस में वो बहुत कम होता है, 3 महीने का, 4 महीने का। यूपीएससी का जो प्लान आपको बनाना है वो 1 साल का, 2 साल का एक प्लान बनाना है जब आप यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि ये लंबी दौड़ है, टफेस्ट एग्जाम है। लेकिन इस एग्जाम के लिए अगर आप पहले से ही तैयारी करेंगे, पहले से ही आप सिलेबस को जान लेंगे, पहले से ही आप प्रीवियस पेपर्स को देख लेंगे, तो आपके लिए आसानी रहेगी। सबसे बेसिक स्टार्ट आप कैसे करेंगे? बेसिक स्टार्ट ये है कि आप पहले इसके लिए जो सिलेबस है, इसका सिलेबस देख लेंगे, उसको जान लेंगे, उसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, सिलेबस को याद कर लेंगे कि सिलेबस क्या है। यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो प्रीलिम्स का अलग से दिया है, मेंस का अलग से दिया है और उसको बाइफरकेट किया गया है। सिलेबस बिल्कुल वाजिया है और सिलेबस से आगे नहीं जाना है। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि आपको सिंपल एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, कोई ऑथर नहीं बनना है और आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है। सिंपल एक स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। आजकल का जो दौर है ये इंटरनेट का दौर है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनका इंटरव्यू देखते हैं और डिफरेंट टॉपर्स की डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, डिफरेंट जो आईएएस में सिलेक्ट हुआ होता है उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। और ऐसा क्या होता है बाद में कि बंदा पहले एक स्ट्रेटजी अपनाता है, फिर दूसरी अपनाता है, फिर तीसरी अपनाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है। पहले एक किताब लाता है, फिर दूसरी लाता है, फिर तीसरी लाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप किसी एक स्ट्रेटजी पे फोकस करो और उसी पे फिर आगे बढ़ो। आपके पास एक बुक लिस्ट होना चाहिए। वैसे भी इसमें जो बुक्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो एक्सेप्टेड हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, उन्हीं को पढ़ना है। लेकिन जब 5 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पुश देने की जरूरत है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, तभी आप आगे जाएंगे। अगर आप एक टॉपिक के लिए 10 बुक्स लाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक टॉपिक के लिए एक ही बुक लेकिन 10 बार पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छी बात है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपको एक प्लान बनाना है। प्लान ये होना चाहिए कि अगर आप 1 से लेकर 2 साल का प्लान बना रहे हैं इस पढ़ाई के लिए, आपको इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए, तभी आप हर रोज पढ़ सकते हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको इसके लिए पेशेंस होनी चाहिए। कभी कभी आपको अप्स एंड डाउन्स भी आ जाते हैं, कभी आपका मूड ऑफ होगा, आप बोलेंगे हम पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन वही उसी चीज को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको दिमाग में रखना है कि हमारा गोल यूपीएससी क्वालिफाई करना है, आईएएस क्वालिफाई करना है, तभी आप कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे इसमें, आप एक ऐसा ग्रुप बनाएं, ऐसे लोगों के साथ मिलें जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको 1, 2 साल 3 साल देने हैं इस एग्जाम के लिए, तो आपकी लाइफ बन सकती है। देखा गया है कि ये जो यूपीएससी है, पहले अटेम्प्ट में जो सिलेक्शन होती है बहुत कम होती है, लेकिन पहले अटेम्प्ट में भी लोग क्वालिफाई करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस तरह। लेकिन सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं। जो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस वो 90% लगभग सेम है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करते हैं और मेंस ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। आपको मेंस की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स बाद में आप कर लेंगे। कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको मॉक इंटरव्यूज देने मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, खासकर प्रीलिम्स मॉक टेस्ट या मेंस मॉक टेस्ट। उन मॉक टेस्ट से आपका आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। मॉक्स देना बहुत जरूरी है। आप खुद को एसेस करते हैं कि आप कहाँ पे हैं और आपको क्या करने की जरूरत है। जो इसका मेंस जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव एग्जाम है। मेंस एग्जाम में नोट बनाना भी बहुत जरूरी है। आपके पास जो इस वक्त मटेरियल की कमी नहीं है, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन एक आदत हो जाएगी अगर आप नोट बनाएंगे मेंस में, एक आदत हो जाएगी। क्योंकि इस एग्जाम में जब आपके पास जो मेंस एग्जाम है उसमें तकरीबन 9 पेपर होते हैं। 9 में से दो पेपर ऐसे हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। एक है इंग्लिश पेपर और एक है इंडियन लैंग्वेज।
जो क्वालिफाइंग है, जहां पे आपको सिर्फ 25% मार्क्स लाने, लेकिन उनको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तभी आपके बाकी जो 7 पेपर हैं, जिसमें ऐसे है, जनरल स्टडीज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, और ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, तभी वो काउंट होंगे। जो आपके जो जनरल स्टडीज पोर्शन है, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी है, पहला पेपर ये है। और दूसरा पेपर है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और इसी तरह तीसरा पेपर जो जनरल स्टडीज का है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और चौथा पेपर है इथिक्स। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो जब इसकी पढ़ाई शुरुआत करेंगे तो बड़े जज्बे के साथ करते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम लंबा है, 1 साल से लेके मिनिमम तो 1 साल देना है, मिनिमम 1 साल से लेके 2 साल का, तो बाद में लोग थक जाते हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं या इसको लाइटली लेते हैं। इस एग्जाम को लाइटली हम नहीं ले सकते, क्योंकि सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा पुश जो दे रहे हैं, उस एक्स्ट्रा पुश की वजह से क्वालिफाई कर रहे हैं। इस एग्जाम में एक स्टैटिक पोर्शन है और जो करंट अफेयर्स पोर्शन है। आजकल जो पेपर्स होते हैं ज्यादातर लिंक्ड होते हैं करंट अफेयर्स के साथ। जो स्टैटिक पोर्शन है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, ये चीजें हैं स्टैटिक पोर्शन। जो भी बच्चे इस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो भी बच्चे जिन्होंने 12th पास किया है, वो इस स्टैटिक पोर्शन को ड्यूरिंग ग्रेजुएशन डेज कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि जब वो जो ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, वो एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे और उसके बाद उनको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है। आज अगर वो इस वक्त जो कॉलेज में है, वो इन जो बेसिक जो किताबें हैं उनको शुरुआत उनको पढ़ें, उनको अच्छी तरह पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, ताकि जब उनका एग्जाम होगा, एग्जाम के दिनों में ज्यादा गैप नहीं होता है पेपर्स में, रिवाइज करना इजी रहेगा और आदत हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। क्योंकि इस एग्जाम में स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, स्पीड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूपीएससी बेसिकली मांगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें कुछ क्वालिटीज ढूंढता है, वो क्वालिटीज इन्हीं एग्जाम्स के थ्रू ढूंढता है कि कैसे ढूंढता है, उसकी मेंटलिटी ऐसे ही चेक की जाती है। ये जो अपने पेपर में लिखता है तो उससे उसकी मेंटलिटी चेक हो जाती है। आपको जो स्टैटिक पोर्शन है उसको लिंक करने की जरूरत है करंट अफेयर्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको साइंस पता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जो साइंस वाले हैं उनका स्ट्रॉन्ग एरिया साइंस है, लेकिन उनका वीक एरिया आर्ट्स है, तो उनको चाहिए वो स्ट्रॉन्ग एरिया से लेके अपने जो वीक एरियाज हैं उन पे फोकस करें। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट, कोई पॉलिटी का स्टूडेंट्स है, उसको अपने जो वीक एरिया है उसके लिए साइंस वीक एरिया उस पे फोकस करें। ये बहुत जरूरी है ताकि इसमें एक बैलेंस बने। जब इसमें आप ऑप्शनल की बात है, जिसको सब्जेक्ट हम कहते हैं, सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, जब आप मेंस में अपीयर हो जाएंगे तो एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। वो सब्जेक्ट प्रेफरेबली आपका अगर ग्रेजुएशन का होगा, या ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एक शॉर्ट सिलेबस हो, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जो आपके इंटरेस्ट का हो, ताकि आपको आउट ऑफ 500 उस सब्जेक्ट में 300 प्लस कम से कम मार्क्स आ जाए। यहाँ आपको मैं बताऊं कि यूपीएससी का जो टोटल मार्क्स है वो है 2000, उसमें से 2000, उसमें से 1750 हैं मेंस में, 250 हैं इंटरव्यू में। इसका मतलब ज्यादा वेटेज जो है वो मेंस पे है। ये है कि आपका जो मेंस है तकरीबन 80-85% वेटेज है मेंस पे है, जो आप सब्जेक्टिव लिखेंगे। इसका मतलब आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो कि इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी रैंक फिर पता चलती है कि आप किस रैंक में आ जाते हैं। कुछ चीजों का बड़ा ही ख्याल रखना है, एक बैलेंस रखना है लाइफ में। बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने देखा हो कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम 16 से लेकर 18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 16 से लेकर 18 घंटे अगर पढ़ेंगे तो इंसान के लिए रिटेंशन कहाँ होगा, रिटेन भी करना, ये चीजें याद भी रखनी है। उसके बाद आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। लिहाजा एक रूटीन होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा रूटीन होना चाहिए, जिसमें से तकरीबन 6 से लेकर 8 घंटे का एक स्लीप आवर्स वो भी होना चाहिए। आप इसमें सोना इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास एक हेल्दी बॉडी होगी तो जाहिर सी बात है आप रिटेंशन भी ठीक रखेंगे, आप लिखेंगे भी, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी एनर्जी ठीक रहेगी, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन 8 से लेकर 12 घंटे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सर्विस में है, जो लोग कुछ ऑलरेडी बिजी हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए टाइम लंबा हो सकता है कि वो टाइम पीरियड ज्यादा देंगे, लेकिन 5 से लेकर 6 घंटे रोजाना पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अभी जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं उन्हीं को मुखातिब इस वक्त हूँ, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या जिनने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है,
उनको मैं यही बताऊं कि वो फिलहाल जो अपना स्टैटिक पोर्शन है उसको कंप्लीट करें, उसको अच्छी तरह रिवाइज करें, उसको थॉरोली रिवाइज करें, बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ें, एनसीईआरटी से लेके फिर एडवांस बुक्स पे आ जाएं जो बेसिकली जो बुक्स मानी जाती हैं। उसके बाद थोड़ा जो वैल्यूएशन मटेरियल है वो भी उसको ऐड करें, अपने नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्जाम देने के वक्त आपके लिए इजी रहेगा। इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, आप अपना 100% दे दें। बस यही है कि आप पहले मेंस के लिए तैयारी करें, फिर प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें। मेंस पूरा कंप्लीट करें, पूरा सिलेबस करें। मैंने आपको बताया कि 90% सिलेबस मिलता है, तो जाहिर सी बात है जब आप मेंस कंप्लीट करेंगे तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। इसी तरह आंसर राइटिंग करें और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। मैं इस वीडियो के बाद मैं आपको ये बुक लिस्ट देता हूं और बुक लिस्ट शेयर करता हूं। आप इन चीजों को आप देख लें, यही बुक्स लाएं, ज्यादा बुक्स ना लाएं। एक टॉपिक के लिए ज्यादा बुक्स लाने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको घर में लाइब्रेरी नहीं बनानी है, आपको ऑथर नहीं बनना है, आपको सिंपल एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम करना है। उसके लिए लिमिटेड बुक्स, लिमिटेड नोट्स, उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना है, उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ना है, तभी आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। जो लोग, अब एक आम सवाल रहता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि क्या हम कोचिंग करेंगे, कि इस एग्जाम के लिए कोचिंग जरूरी है। देखिए, आप जानते हैं कि जब से कोविड पेंडेमिक हुआ है कि कोचिंग ऑलमोस्ट जो ऑफलाइन क्लासेस है वो बंद रही है। 2020-21 में ऑलमोस्ट कोचिंग क्लोज रही है, लेकिन फिर भी लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई किया। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने विदाउट कोचिंग ये क्वालिफाई किया। लेकिन एक चीज जरूरी है, गाइडेंस बहुत जरूरी है। जब तक आप गाइडेड होंगे, गाइडेंस के लिए आपके पास इस वक्त इंटरनेट है, आप बहुत सारी एकेडमीज को फॉलो कर सकते हैं, आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं, आप विजन आईएएस देख सकते हैं, आप इनसाइट्स आईएएस देख सकते हैं, मूनऑल देख सकते हैं। ऐसी साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे आप टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ के या जो गाइडेंस है कि कैसे की जाती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वहां से फॉलो कर सकते हैं। जो लोग आप में से कोचिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली मिशन यूथ के तहत एक स्कीम निकाली है। उस स्कीम का नाम परवाज है। इस परवाज स्कीम के तहत बहुत बच्चों को फ्री कोचिंग कराई जाएगी, लेकिन उन बच्चों को फ्री कोचिंग कराई जाएगी जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट की है। इस मिशन यूथ के तहत परवाज में तकरीबन 1000 बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी और उसमें से 30% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए। लिहाजा एक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों को दे दी है। इस जो स्कीम है, अभी शायद 22 तारीख, जो 22 फरवरी है, दैट इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप फॉर्म्स। तो आप इसका फायदा उठाएं। इसके अलावा भी कंट्री में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज के लिए फ्री कोचिंग होती है। जैसे कि आपने सुना होगा जामिया हमदर्द में, हमदर्द स्टडी सर्कल में, वहाँ पे फ्री कोचिंग होती है। और जामिया इस्लामिया जो जामिया मिलिया है वहाँ पे भी होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होती है। हज काउंसिल ऑफ इंडिया भी फ्री कोचिंग कराता है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया भी इसके लिए फ्री जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कराता है। लिहाजा अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप इनको अवेल करना चाहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, आप कोचिंग जाना चाहते हैं, तो आपके पास इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो परवाज की जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने मिशन यूथ के थ्रू शुरू की है। लिहाजा इन चीज़ों का भी फायदा उठा सकते हैं। और जो लोग खुद पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये है कि वो अपने जो कॉलेज डेज हैं उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करें। यहाँ पर या ज़्यादातर हर कॉलेज में जो ये है कि कॉलेज में मस्ती की जाती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट साल हैं वो कॉलेज के। अगर आप कॉलेज के दिनों को सीरियस लोगे तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। जब आप आईएएस क्वालिफाई करोगे तो आप अपने लिए भी बहुत कुछ करते हो और आप सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करते हो। आप जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर, आप लिटरली एक चीफ मिनिस्टर होता है एक डिस्ट्रिक्ट का। आप देखिए कितना पावर है एक डिप्टी कमिश्नर में। सिंपल एक एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। एक केएस का एक सिंपल एक एग्जाम क्वालिफाई करता है, तहसीलदार बनता है, असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है या किसी पोस्ट पे आता है, वो कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के लिए और खुद भी बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों के मसले ठीक करना अच्छा लगता है तो पब ये बेस्ट सर्विस है। आप सिविल सर्विस पे आ जाए, वो सिविल सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है जिसको आप थ्रू आउट लाइफ, और इसमें है कि ये सर्विस ऐसी है, ये प्रोटेक्टेड सर्विस है, इसमें फैसिलिटीज हैं, इसमें हर हिसाब से ये ठीक है। और फिर आपका कंट्रीब्यूशन,
फिर आपका अगर आप आईएएस में आते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन पॉलिसी मेकिंग में, ये अभी जो आपके पास मिशन यूथ के तहत इतनी ब्यूटीफुल स्कीम्स आती हैं, ये जो इसमें इंप्लीमेंट करने वाले भी वो भी तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आईएएस हैं, उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया है एक सिंपल एग्जाम क्वालिफाई करके। लेकिन मैं आपको सिंपल इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े। आपको ये भी याद रखना है कि 99% लोग फेल होते हैं इस एग्जाम में, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एनर्जी के साथ इस एग्जाम के लिए पढ़ो। लास्टली मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको लिस्ट भी दे रहा हूं इन बुक्स का, जो बुक्स हैं आप इनको पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। तो ये लिस्ट है बुक्स का, बाद में जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, और ये है मेरे, इनको आप लाएं। तो जो मैंने आपको कुछ साइट्स बोले उनको फॉलो करें, और उसके बाद अगर आपको और गाइडेंस की ज़रूरत है, मेरा बाद में भी, इसके बाद भी कुछ वीडियो बनाएंगे आंसर राइटिंग पे या बाकी जो चीज़ें हैं उन पे वीडियो बनाएंगे और आपके साथ मिलते रहेंगे। सलाम।